Hello my dear students, how are you? I hope you will be very fine. Students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में? कैपेसिटर के बारे में। बट हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उसको हमारा आप बोल सकते हैं कि कैपेसिटर का पार्ट 1 है और अभी आप शुरू करने जा रहे हो कैपेसिटर पार्ट 2, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था? उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था या स्टडी किया था कि कैपेसिटेंस ऑफ एनी आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल, इसके बारे में आपने स्टडी पहले कर चुके हैं कैपेसिटर पार्ट 1 में। लेकिन सेकंड पार्ट में आप स्पेशली कैपेसिटर को पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इन सब को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि आप करेंगे, मुझे पूरा आप पर यकीन है, भरोसा है, ठीक है। और इसके अलावा इसको शेयर करिए और इस पर जो भी आपको प्रॉब्लम है या जो भी चीजें आपको दिक्कत कर रही हैं या लग रहा है कि नहीं अंडरस्टैंड नहीं हुआ, इस पे और भी वीडियोस बनने चाहिए या आप इन चीजों पर वीडियोस बना के दीजिए। तो वीडियो अगर लगते हैं कि आपके कमेंट्स उतने होंगे तो उस पर वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो क्या है कि आपको जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनको कंप्लीटली वॉच करिए, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो उनको देखने का कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। और एक अच्छे स्टूडेंट की अपनी एक अच्छी ब्यूटी ये होती है कि वो जो भी चीजें देखता है या करता है उसको कंप्लीटली करता है, ठीक है, पूरा कंप्लीट करता है। वैसा नहीं होता कि उसको थोड़ा किया फिर छोड़ दिया, ठीक। और इससे न तो आपको नॉलेज आएगा कि आप 20 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का, चाहे जो भी है, या 2 ही मिनट का है, आप उसको चालू किए और बंद किए, ऐसा नहीं, ठीक। आप देखिए ही मत। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो अच्छी नहीं तो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन अगर आप देखते हैं और थोड़ा सा देख के चले जाते हैं तो उससे आपके नॉलेज को पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं कि अधूरा रह जाएगा। आपको कोई नॉलेज नहीं होगा, किसी भी तरह का अच्छा नॉलेज नहीं होगा। और आप बढ़िया से नॉलेज वाले बनना चाहते हैं या अच्छी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्लीज वीडियोस को पूरा देखिए, ठीक है। और जब लास्ट तक आप वीडियोस को देखेंगे तो जरूर आपको अच्छी चीजें समझ में आएंगे और आपके लिए तमाम सारे क्वेश्चंस दिमाग में उठने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी वादे के साथ मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं कि जो भी वीडियो आप देखेंगे उसको पूरा देखेंगे और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब और शेयर, लाइक, ये सारी चीजें करेंगे ही करेंगे और कमेंट तो निश्चित रूप से करेंगे, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? कैपेसिटेंस ऑफ एनी आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल या कंडक्टर, ठीक। इसी पर एक फार्मूला आपको लास्ट में मिला था, आप अगर याद की होंगी, आप पता होगा आपको कैसा क्या मिला था। ये मिला था कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये मिला था। जहां पर C क्या था? वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट स्फेरिकल कंडक्टर या सेल, ठीक है। तो हम लोग क्या यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे जी कैपेसिटेंस अपॉन 4 पाई है, कैपेसिटेंस अपॉन 4 पाई ये इसकी वैल्यू होगी। अब मैं बोलूं कि आप बताइए इसकी यूनिट क्या होगी एप्सिलॉन नॉट की, तो आप बोलोगे 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होती, पर C यानी कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड और रेडियस थी उस कंडक्टर की, स्फेरिकल कंडक्टर की, इसलिए इसकी यूनिट मीटर। तो आप बोलोगे क्या इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज क्या? फैरेड पर मीटर, या इसी को आप कैसे लिख सकते हो? OR F इनवर्स, ठीक। फैरेड पर मीटर एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अलावा आप एक और इसकी यूनिट जानते थे, कौन सी? एप्सिलॉन नॉट की। इसके अलावा कौन सी जानते थे? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, आपको पता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये भी आप यूनिट जानते हैं, याद रखिए। लेकिन जो एडिशनल यूनिट मिली ये आप इसको पहले से जानते हैं, इसको भी आप जान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? कैपेसिटर। क्या पढ़ना है? कैपेसिटर। आज हम लोग कैपेसिटर को कंप्लीटली पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि जो आपने पहले वीडियो देखा है पार्ट 1 वो भी आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुआ होगा। उसको अगर बिना देखे इसको देख रहे हैं तो ज्यादा आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए, पार्ट 2 को, ठीक। तो फिर क्या करें हम? कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब ये हुआ
कि एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी शेप और साइज में हमें कोई चेंज नहीं लाना है, पर उस पर चार्ज की इनफ क्वांटिटी को क्या करते जाना है, स्टोर करते जाना है। ठीक है, ऐसा अगर हम किसी के साथ करने में क्या सक्सेस पा रहे हैं, उसे कहेंगे कैपेसिटर। उसे क्या कहेंगे, कैपेसिटर। तो बोल सकते कि नहीं बोल सकते क्या, कि कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन विच डज नॉट चेंज शेप एंड साइज, ठीक, एंड इनफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज टू बी स्टोर इज कॉल्ड कैपेसिटर। क्लियर, ओके। क्या, फिर से सुनिएगा, कैपेसिटर इज अ combination which does not change shape and size but enough quantity of charge is to be stored is called capacitor। क्लियर टू एवरीवन? क्या कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी शेप और साइज में हम कोई चेंज तो नहीं लाते, पर उस पर चार्ज की इनफ क्वांटिटी को स्टोर कर सकते हैं, उसे कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो कर क्या सकते हो आप, शेप साइज तो आपके लिए बदलना सब पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बोल दिया गया कि आप ऐसा करोगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे आप, हम सबको एक चीज पता है ना कि अगर हम किसी सिस्टम को या किसी कंडक्टर को चार्ज देते जाते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है कि नहीं करता, बिल्कुल पता है आपको। तो आप बोलोगे कैसे कि जी क्यू अगर हम देते जाएंगे या क्यू बढ़ाते जाएंगे तो वी भी बढ़ता है, ये आपको पहले से पता है ना। ठीक है, अगर इतना पता है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि Q इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूं प्रोपोर्शनल के साइन को तो C भी हो जाएगा। जब इतना हो गया तो मैं बोलूंगा कि C अपना क्या है, वेयर C इज इक्वल टू, या इस तरह से आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, वेयर C इज द, वेयर C इज द कैपेसिटेंस। C क्या है आपका, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, किसकी, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं अभी, आप कैपेसिटर की आप बात कर रहे हो। तो फिर क्या बोलोगे जी तब तो C इज इक्वल टू आपका Q बाई V होगा, बिल्कुल होगा जी, C इज इक्वल टू Q बाई V होने वाला है जी। इसका क्या मतलब होगा, अब यहां पे आप समझिएगा ध्यान से, C का बढ़ना और घटना इसी पर डिपेंड करता है कि V का बिहेव कैसा है। C का बढ़ना और घटना इस पे डिपेंड करता है कि V का बिहेव कैसा है। अगर V घट गया तो C नो डाउट बढ़ जाएगा, और ये आप ही को करना है, हमें ही करना है। क्या कि अगर कोई मान लो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है ना, तो मुझे इसको इसकी अभी तो ऐसा तो नहीं कितना बड़ा है तो इसको छोटा बड़ा कर दूं, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता, या मोटा पतला कर दूं, कुछ नहीं कर सकता। कर क्या सकता हूं मैं, इसके पोटेंशियल को घटा दूं। पोटेंशियल को घटाने का मतलब हुआ कि अगर इस पर दो चार्जेस है पॉजिटिव और निगेटिव, तो मैं क्या करूं कि इसको इंडक्शन वगैरह के अकॉर्डिंग या इंडक्शन वगैरह की हेल्प से हम क्या करें कि इसके कुछ चार्जेस को जो कि हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, हमारे पोटेंशियल को इंक्रीज करने वाले, उनको थोड़ा सा हटा दें और फिर अलग से चार्ज हम इस पे दे सकते हैं। ठीक है, तो समझेंगे इसको भी बहुत सारे एग्जांपल के जरिए, तो आपको ज्यादा पूरी तरह से क्लियरिटी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे आप बोल सकते हो कि जी आप V को बढ़ाइए तो C घट सकता है, और V को घटाइए तो C बढ़ जाएगा। और हमारा यहाँ मेन फंडा है कि C को बढ़ाना, अभी तक हमें C को बढ़ाने है तो V को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, और इतनी चीजें तो आप समझ गए। तो कैपेसिटर के साथ यही होता है, उसके पोटेंशियल को हम घटा देते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी उसको कैपेसिटी बढ़ने का मतलब उसको और चार्ज दे सकते हैं। फिर पोटेंशियल घटाइए, फिर और चार्ज दीजिए, फिर पोटेंशियल घटाइए, चार्ज देते रहिए। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो कम चार्ज दे पाएंगे, ये भी सब आपको क्लियर होगा। ठीक है, और यहाँ कैपेसिटेंस की यूनिट आपको जो कि पहले से भी पता है क्या होगी, कूलम पर वोल्ट, ये भी आपको याद रखना, कूलम पर वोल्ट। ठीक है, मिटा रहे इसको, और इसके अलावा तो फैराड आप जानते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या आप करते हो, आप इसको एक एग्जांपल के अगर हेल्प से समझोगे ना तो ज्यादा आसान होने वाला है, और वैसा ही हम लोग करने वाले हैं अभी। ठीक है ना, एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक कोई प्लेट है, ए प्लेट, जिसको हमने किसी मशीन या किसी चीज से पॉजिटिवली चार्ज दे रखा है ना, ये काम आप पहले से कर बैठे, इसको पॉजिटिवली चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज दे के रखे हो। मान लो कि ये प्लेट ए है, प्लेट ए है, और फिर आप क्या किए हो कि इस पर आपने एक गोल्डन सीट या स्ट्रिप लगा दी है, ये, और जो स्ट्रिप का एक्सपैंड है या फैलाव है
वह इसके पोटेंशियल को शो करता है। अगर ये फैलाव ज्यादा है तो नो डाउट पोटेंशियल ज्यादा है, और ये फैलाव अगर कम है किसका, स्ट्रिप का, तो पोटेंशियल कम है। फिर आप क्या किए हो, फिर आप जो है यहां पे एक दूसरी कोई अनचार्ज प्लेट लाते हो, ठीक है, अनचार्ज प्लेट बी लाते हो, इस पर कोई चार्ज नहीं है, बट है क्या कि ए के करीब है थोड़ा बी, तो इंडक्शन के जरिए बी भी चार्ज हो जाएगी, बी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो इधर बी के जो इधर सरफेस है कौन, ए की तरफ वाला सरफेस जो है वह निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसा ही होता है कैपेसिटर के केस में, ठीक है, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जो कि हुआ भी। थोड़ा सा यहाँ और एक चीज समझिए आप, क्या कि बी पर अभी भी नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज कितना है, जीरो है। वो कैसे है, क्योंकि जितना निगेटिव आता है उतना ही पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कर क्या रहा है, मेन सेटअप जो है वो ये कर रहा है कि जो निगेटिव चार्ज बी का है, निगेटिव चार्ज ऑफ बी, ठीक, वो कर क्या रहा है, वो ए के पोटेंशियल को घटाने की कोशिश कर रहा है, डाउन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज बी वाला है वह पोटेंशियल को मेंटेन रखना चाहता है, वह पोटेंशियल को मेंटेन रखना चाहता है, ठीक। और अगर हम इन पॉजिटिव चार्जेस को यानी बी के पॉजिटिव चार्जेस को किसी तरह से यहां से हटा दें, रिमूव कर दें, तो नो डाउट पोटेंशियल ए का घट जाएगा और फिर हम प्लेट ए को और चार्ज दे सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलिए, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां समझ लीजिएगा कि निगेटिव चार्ज ऑफ बी पोटेंशियल को घटाने की कोशिश कर रहा है ए के, बट पॉजिटिव चार्ज ऑफ बी पोटेंशियल को मेंटेन रखना चाहता है ए के, ठीक है। अब सेकंड टाइम आप क्या करते हो कि ऐसा करोगे, फिर यही आप यहाँ पे आपने अपना वही प्लेट ए को ड्रॉ किया, फिर से आप प्लेट ए आपकी है, और आप यहाँ पे फिर प्लेट बी को ड्रॉ करते हो, निगेटिव 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 चार्ज, ये प्लेट बी है और ये आपकी प्लेट ए है, और आप अभी भी ऐसे लगा के रखे हो इस स्ट्रिप को, ठीक है, ये स्ट्रिप आपकी है, ठीक। अब देखिए आपने क्या किया है, ये आप किए हो, समझिएगा, ज्यादा क्लियरिटी आपको आने वाली यहां से। प्लेट बी को आपने अर्थ जैसे किसी, मैं बोल सकता हूं, ह्यूज कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया है, जिसका पोटेंशियल मैं बोल सकता हूं इनफाइनाइट है, या बोल सकते इसके चार्ज को लेने की कैपेसिटी इनफाइनाइट, कितना भी चार्ज अर्थ को दे दो लेता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपने बी प्लेट को क्या किया है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। वो क्या किया अर्थ, जो अर्थ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन थे वह बी के पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर दिए, अनचार्ज कर दिए, उनको क्या कर दिए, अनचार्ज कर दिए। तो पॉजिटिव चार्ज तो जाते रहे, तो हम कह सकते हैं भाई तब तो निगेटिव चार्ज अब तो बिल्कुल तैयार है, किसको करने के लिए, पोटेंशियल को घटाने के लिए, किसके, ए के। वैसा ही तो कि देखो स्ट्रिप का जो फैलाव था, एक्सपेंड था, घट गया। इसका ये मतलब हुआ कि अर्थ जैसे किसी दूसरे कंडक्टर को लाकर, जिसकी कैपेसिटी कुछ, कैपेसिटी तो नहीं बोलूंगा, या मैं बोल सकता हूं कि जिसके चार्ज लेने की टेंडेंसी या थोड़ा सा बेहतर हो, उसको लाकर कैपेसिटर प्लेट्स के आसपास या कनेक्ट करके हम कैपेसिटर के पोटेंशियल को घटाकर उस पर और चार्ज दे सकते हैं। अब पोटेंशियल घट गया तो चार्ज तुम दे ही सकते हैं ना, और ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये फंडा यूज होता है किसके साथ, किसी कैपेसिटर के साथ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल, ओके, मूव ऑन। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसी को और स्टडी करें इस तरह से, तो कह भी सकते हैं ना कि कोई कैपेसिटर जो होता है, जो कोई कैपेसिटर दो प्लेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, कम से कम बेसिकली दो प्लेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी निगेटिवली चार्ज, यानी अपोजिट चार्जेस होती हैं दोनों प्लेट्स, ठीक है, क्लियर। और फिर हम उस पर चार्ज की क्वांटिटी को देते जाते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है, उसे कहते हैं कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में क्या, कैपेसिटर की कैपेसिटी को या कैपेसिटेंस को इफेक्ट, उस पर इफेक्ट डालने वाले, उसको इफेक्टिव बनाने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन से फैक्टर्स, इसकी बात करने जा रहे हम लोग ना, फैक्टर्स, इफेक्ट्स
ऑन द कैपेसिटेंस, या कैपेसिटी भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये आप अभी डिस्कस करोगे कि कुछ ऐसे फैक्टर्स है ना जो कि कैपेसिटर की कैपेसिटी को इफेक्ट डालते हैं, उस पर एक इफेक्ट डालते हैं। अब कौन कौन से, इनको भी एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं ना। देखो आप, अगर हमारे पास दो प्लेट्स ही हैं, मान लो ये, ठीक है, और ये, और हम लोगों ने ऐसा इसके साथ कुछ किया है, ये आपकी ए प्लेट है और ये प्लेट बी है, ठीक है, इस तरह से आपके साथ हो रहा है। अब देखो ध्यान से, मैं इसको एक एग्जांपल के हेल्प से बताऊंगा आपको तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, सोचिए थोड़ा सा। और जैसे मेरा मान लो ये दोनों पाम है, हाँ, अब अगर मैं इन दोनों को ऐसे रखूं तो एक पाम की जो एरिया है दूसरे पाम की एरिया पर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। इस समय इनकी एरिया मैक्सिमम है, इनकी एरिया क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं कि इस समय जब एरिया मैक्सिमम है ना, तो इनका जो पोटेंशियल वो भी क्या है, मैक्सिमम है, वो भी क्या है, मिनिमम। पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है। समझिएगा फिर से ध्यान से, क्या कि जिस समय दोनों पाम की एरिया एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है, ठीक, यानी जिस समय दोनों पाम की एरिया एक दूसरे के साथ मैक्सिमम एरिया शो कर रही है, उस कंडीशन में इनका पोटेंशियल मिनिमम है या कम है, ठीक। और अगर इन्हीं पाम को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें ऐसे, तो क्या होने वाला है कि ओवरलैप एरिया तो घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, उससे पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। और आप पता ही होगा कि पोटेंशियल इंक्रीज करे तो कैपेसिटी का क्या हाल होता है, और पोटेंशियल अगर डिक्रीज करे तो क्या हाल होता है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कैसे, अब अगर मैं बोलूं क्या कि अगर इन प्लेटों को ऊपर नीचे कर दें तो इनकी ओवरलैप एरिया घट जाएगी, उस ओवरलैप एरिया के घटने से क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। ओवरलैप एरिया अगर बढ़ी हुई है यानी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है। तो आप बोल सकते हो कि जी फर्स्ट कंडीशन एरिया का जो इफेक्ट है वो तो इस तरह से है कि कैपेसिटेंस या कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होनी चाहिए, यानी एरिया मैक्सिमम है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल मिनिमम होगा, और पोटेंशियल मिनिमम होगा तो नो डाउट कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। सेकंड थिंग, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन को समझिए। प्लेट ए को बी के पास लाइए, ठीक है ना, प्लेट ए को बी के पास लाइए। जिस समय आपको एक फार्मूले से मैं इसको ज्यादा क्लियर कर सकता हूं, कैसे, आपको पता है ना ये फार्मूला E इज इक्वल टू वी बाई डी, ये फार्मूला भी आपके लिए जहन में होना चाहिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो पोटेंशियल के साथ। तो E इज इक्वल टू वी बाई डी, जहां डी डिस्टेंस है, वी पोटेंशियल है। अब आप खुद ही सोचिए कि V इज इक्वल टू ई डी होता है जी, बिल्कुल होता है, V इज इक्वल टू ई डी होता है, यानी कह सकता हूं कि D बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, D बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। अब V के बढ़ने से कौन घटता है, कैपेसिटी नहीं घटती है, तो बोलो D का बढ़ना और कैपेसिटी का घटना एक ही बात है, और D का घटना और कैपेसिटी का बढ़ना एक ही बात है, यानी D के घटने से V घटेगा और V घटेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी का किसके साथ, डिस्टेंस के साथ इनवर्सली का रिलेशन होता है, यानी कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, हमारा थर्ड पॉइंट जो होने वाला है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी है कि अगर इन्हीं कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में हम कोई क्या बोल सकते हैं, बैड कंडक्टर लाके रखते हैं, जैसे ऑयल रखते हैं, पेपर रखते हैं, वैक्स रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, इनको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अगर इनको रख दें तो क्या होता है, तो इनको रखने से भी ये होता है कि कैपेसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अभी मैं इसी को आगे डिस्कस करूंगा, तो आप जान जाइए क्या कि कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाई इलेक्ट्रिक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। इसका ये मतलब है, ये तीनों के तीनों फार्मूले अपने आप में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूले। कैसे कैसे आप समझ सकते हैं, या तीनों आपके डिडक्शंस एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन बन सकते हैं आपके लिए। कैसे, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है,
डाइलेक्ट्रिक जितना अच्छा होगा, जितना बेहतर होगा, उसकी अगर उसको कैपेसिटर प्लेट के बीच में रखते हैं तो कैपेसिटी नो डाउट इंक्रीज कर जाती है। कैपेसिटर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम घटा देते हैं तो नो डाउट क्या कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब अगर हम उस फिगर में फर्स्ट वाले में समझे तो वही तो हुआ था कि अगर आप ए के पास बी को लाते प्लेट के को, और तो निगेटिव चार्ज का थोड़ा सा क्या इफेक्ट बढ़ता, उससे पोटेंशियल तो घटता कि नहीं घटता, तो नो डाउट कैपेसिटी बढ़ जाती है। और एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या कैपेसिटी। ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, इसी को थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे हम लोग बोल सकते हैं क्या रोल होता है किसी डाइलेक्ट्रिक का किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाने और घटाने में, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे। अब अगर मैं बोलूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्या, फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर, इन अ कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, क्या इसका एक अपना रोल होता है, इसको आप डिस्कस करने जा रहे हैं और करेंगे भी। ठीक है ना। तो देखिए कैसे, अगर मैं बोलूं कि अब तो अपने को समझ में आ गया जी कि कैपेसिटर उसको कहते हैं जो दो प्लेट से मिलकर बना हो, मिनिमम दो प्लेट से, और दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट चार्जेस हो। ठीक है, ये निगेटिवली चार्ज, ये कैसी चार्ज, निगेटिवली चार्ज। अब आप यहाँ पे एक इजम्पशन कर सकते हैं कि ये प्लेट ए है, ये तो है ही आपकी, और ये प्लेट बी है, ये कैपेसिटर है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये भी बोल सकते हैं कि दो प्लेट का एक कॉम्बिनेशन है जो कि कैपेसिटर को शो कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक ला के रख देंगे। क्या कर देंगे, कोई डाई इलेक्ट्रिक ला के रख देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करने वाले हैं आप, ऐसे आप यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब वगैरह कुछ रख दे रहे हैं, मान लो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वगैरह ऐसा आप किए हो। थोड़ा सा देखना और भी, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव, जी यही तो है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन इधर से इधर है। ठीक, अब आपने जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाया तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब कि वाइड कंडक्टर ऑफ करंट, वाइड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। जब आपने स्लैब को या इस डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर प्लेटों के बीच में रखा तो हुआ क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये भी आपके लिए वहां पे होनी चाहिए, आपको समझ में अंडरस्टैंड अच्छी होनी चाहिए। कैसे कि किसी डाइलेक्ट्रिक का, किसी डाइलेक्ट्रिक का जो न्यूक्लियस होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ या इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ थोड़ा सा बोल सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टली क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, एकदम बंधे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है किसकी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की एक दूसरे के साथ। डाइलेक्ट्रिक के केस में कंडक्टर होता है तो आपको फ्रीली इलेक्ट्रॉन मिलने शुरू हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो ये यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अब मैं डाइलेक्ट्रिक लाया तो क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स थे, क्या हुए, जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने कुछ बिहेव किया, ये ऐसा कुछ कर रहा है। देखिए ध्यान से आप, ये मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये ठीक है, ये और ये और ये और ये, इन्होंने कुछ किया। देखो ये सब मैंने ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में बनाओगे। हुआ क्या कि ये मॉलिक्यूल्स इसके न्यूक्लियस, किसके, इसके डाइलेक्ट्रिक एटम के न्यूक्लियस प्लेट की निगेटिव चार्ज की तरफ डिस्प्लेस हो गए या लग गए जाकर। न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस, बट इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, ध्यान से देखिए, इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, डाइलेक्ट्रिक के जो इलेक्ट्रॉन्स थे या निगेटिव चार्जेस थे वो कैपेसिटर प्लेट की पॉजिटिव प्लेट की ओर लग गए, जाकर डिस्प्लेस हो गए, और जो न्यूक्लियस था यानी पॉजिटिव चार्ज था वो किधर लग गया, निगेटिव प्लेट की ओर, किसकी, कैपेसिटर की। ठीक है,
अभी भी मैं बोलूं कि डाई इलेक्ट्रिक पर जो नेट चार्ज हो जीरो ही है, क्योंकि इसका पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, एक दूसरे को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये तो अभी बहुत सारे इसमें है, बहुत सारे मॉलिक्यूल आप एटम के एजम्पशन कर सकते, बना सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, मैं बोलूंगा कि तब तो जी कुछ तो हुआ ही। अब इन्होंने अंदर एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, और जो अपनी इनिशियल फील्ड की क्या है, अपोजिट फील्ड हो गई, ये फील्ड बन गई इधर, इधर की ओर एक इन्होंने अलग फील्ड बनाई, ई नॉट मान सकते, जो अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है। और ये भी अच्छी बात है कि जो ई है, कौन, ई पहले वाली, वह ई नॉट से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक। ई नॉट कम है, पर ई नॉट ने तो कुछ किया, जब ई नॉट नहीं था ना तो ई ही अकेले राजा था, बट ई नॉट के आने से ई का थोड़ा इफेक्ट घटा। ई नॉट ने अपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड बनाकर क्या किया कि अंदर की फील्ड को घटा दिया, ये काम किया। और आप बोलोगे तब तो नेट फील्ड क्या हो गई, नेट फील्ड भी तो घटी न गई। मैं बोलूं ई डैश क्या हुआ, ई डैश हुआ ई माइनस ई नॉट, हुआ कि नहीं हुआ, ये काम होने लगा, समझिएगा ध्यान से। ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट, यानी अंदर की फील्ड घटी, इसकी वजह से नेट फील्ड घटी, और नेट फील्ड घटी तो क्या होगा, बढ़िया चीज देखिए क्या होगा, आप खुद ही जानते हैं कि E इज इक्वल टू वी बाई डी होगा, E इज इक्वल टू वी बाई डी, और V इज इक्वल टू नो डाउट ई डी, V इज इक्वल टू ई डी होता है, यानी E घट गई तो V भी तो घट गया, E घट रही तो क्या हुआ, V घटा कि नहीं घटा। तो मैं बोल सकता हूं कि आप यहाँ E डैश ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रहेगा आपके लिए, E डैश ले लो, तो E डैश घट गया, E डैश आपका नेट फील्ड है ना, वो कम है, तो उसकी वजह से क्या, V भी क्या हुआ आपका, घट गया, घटा कि नहीं घटा। इसकी वजह से आपकी कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो कह सकते हैं कि किसी डाइलेक्ट्रिक के लाने से, कहा, किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच में उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और यहां बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के जो चार्जेस है ना वो पोलराइज हो गए, उनके मॉलिक्यूल्स पोलराइड हो गए। पोलराइड का मतलब हुआ कि निगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव किधर लग गए, एक दूसरी तरफ लग गए जाकर, ये हुआ किसके साथ, डाइलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक के साथ। क्लियर है कि नहीं ये सबको। और इसके बाद मैं और भी चीजें इसमें आपको बताने जा रहा हूं कि मैं बोल सकता हूं, इसको आप बोल सकते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी डाइलेक्ट्रिक का न्यूक्लियस कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट की ओर, और डाइलेक्ट्रिक का कौन, इलेक्ट्रॉन किधर, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की ओर अगर लग जाए तो इसे बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है कि नहीं सबको, सबको ऐसा समझ में। इसके बाद क्या बोल सकते हैं हम लोग, और भी कुछ चीजें हैं जो कि आपके साथ डिस्कस की जा सकती हैं। देखिए कैसे, अब मैं बोलूं कि अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ाते जाऊं, पोटेंशियल को क्या करते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा तो नो डाउट ये डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच होंगे, डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे, तनेंगे, खींचेंगे। और तनने खींचने के बाद क्या होगा कि एक केस ऐसा आएगा कि एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पर जाकर, पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, आपको पता ही है, तो एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पर जाकर कौन, वे मॉलिक्यूल्स किसके, डाइलेक्ट्रिक के, स्ट्रेच्ड होकर उनसे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अलग होकर डाइलेक्ट्रिक के भीतर, या बोल सकते हैं कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग पाथ डेवलप कर लेंगे। क्या बना लेंगे, एक कंडक्टिंग पाथ डेवलप कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं है। जिस कंडीशन में मैक्सिमम स्ट्रेच्ड होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, डाइलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कर एक कंडक्टिंग पाथ बना ले, कहां पर, कैपेसिटर प्लेट के बीच में, ठीक है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्लियर है कि नहीं सभी को। और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि किसी डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, इसको भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तक, जहां तक डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स, क्या, मॉलिक्यूल्स बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को क्या कर सकें, बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के रह सकें,
एक मैक्सिमम फील्ड तक रख सकते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डाइलेक्ट्रिक से निकल जाएगी, उन मॉलिक्यूल से निकल कर एक कंडक्टिंग पाथ बना लेंगे। तो एक मैक्सिमम फील्ड तक ही तो ऐसा हो पाएगा, उसके बाद तो निकल ही जाएंगे। तो जिस मैक्सिमम फील्ड तक वो नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है ना, उस पोजीशन को, उस फील्ड के लेवल को कहते हैं क्या, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और एक और होता है क्या, आपका डाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, या इस तरह से नहीं बोल सकते, इसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं क्या, ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। ये कैसे आप बोल सकते हो, बोलोगे कि मैक्सिमम किसकी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस तक, ठीक है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस पर जब डाई इलेक्ट्रिक के भीतर क्या शुरू हो जाए, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन शुरू हो जाए, उस मैक्सिमम पोटेंशियल को क्या, किस नाम से आप जानते हो, किस नाम से जानते हो, उसको आप बोलते हो ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हो, या डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हो। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको ये चीजें समझ में आई हैं? फिर से मेरी बातें समझिएगा कैसे, कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में लाते हैं तो कैपेसिटर प्लेट्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बढ़ने के पीछे वजह ये होती है कि जब डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रखा जाता है तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एक अलग फील्ड बना लेता है, वह ओल्ड फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से नेट फील्ड को घटा देता है। नेट फील्ड की घटने की वजह से पोटेंशियल गिर जाता है। पोटेंशियल गिरने की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और चार्ज यानी उस पर और चार्ज दे सकते हैं। तो एक डाइलेक्ट्रिक का किसी कैपेसिटर के लिए ये रोल होता है। उसका एक मेन यूज ये इसलिए होता है कि हम डाइलेक्ट्रिक यूज कर कर कैपेसिटर की क्या, कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। सभी को अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके बाद अगर आप डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं या पोटेंशियल को और बढ़ाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन आएगी कि डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल तनते तनते यानी खींचते खींचते स्ट्रेच होते होते एक कंडीशन होगी कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह निकलकर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल से निकलकर क्या करेंगे, एक कंडक्टिंग पाथ बना लेंगे। किस पर, डाइलेक्ट्रिक के भीतर, या बोल सकते हैं कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग पाथ बना लेंगे। और जब ये पाथ बनाने लगेंगे या जब निकल जाएंगे उस कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ कि अगर हम कैपेसिटर प्लेट्स के पोटेंशियल को तो नहीं बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो एक मैक्सिमम फील्ड पर क्या, एक मैक्सिमम फील्ड पर जाते जाते क्या होता है, एक मैक्सिमम फील्ड पर पहुंचकर या पहुंच जाता है डाइलेक्ट्रिक अपना उस कंडीशन में, ठीक, वह अगर अब फील्ड बढ़ी तो क्या शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यानी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के शुरू होने की लिमिट, जहां से इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन शुरू हो रहा है उस लेवल की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं, उस लेवल की इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसके बाद बोलते हैं ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस का ये मतलब हुआ कि किसी मैक्सिमम पोटेंशियल पर जाकर डाइलेक्ट्रिक के भीतर, किसी मैक्सिमम पोटेंशियल पर जाकर डाइलेक्ट्रिक के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे क्या शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन शुरू कर देते हैं, यानी कंडक्टिंग पाथ बनाना शुरू कर देते हैं। जिस पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल पर यह काम शुरू होता है उसे कहते हैं क्या, फिर से सुनिएगा, ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इसका सीधा सा मतलब कि कंडक्टिंग पाथ बना किसी मैक्सिमम फील्ड पर, जिस फील्ड पर ये बनना शुरू हुआ या बनने की पोजीशन आ जाएगी उसे कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और जब बनना शुरू हो जाएगा जिस लेवल से, जिस पोटेंशियल से, उसे बोलेंगे क्या, ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप दीज थिंग्स विल बी अंडरस्टैंड, all of you is to be very well. Okay, thank you.